आप बताइए, चैम्बर ए चैम्बर बी, ये हमने डॉट्स लगा दिए। ये सल्यूट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बताइए किस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और किसका बी वाटर का पोटेंशियल कम है। बी का एक ज्यादा है, ए का एक कम है। एक मिनट, एक मिनट। किसका सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, किसका सल्यूट पोटेंशियल कम है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा। अब बताइए। हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे थे अभी। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है। बी का ज्यादा है। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा बोले। बी। ए का साई डब्ल्यू हाई है, ए का साई डब्ल्यू कम है। सॉलिड पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम। ए का ज्यादा है, बी का कम है। सॉलिड पोटेंशियल बी का ज्यादा है, सॉलिड पोटेंशियल ए का कम है। पानी किधर से किधर जाएगा, ए टू बी, बी टू ए। बी टू है। पोटेंशियल टू लोएस्ट। बी टू ए। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हाई होगा। जिसका लो वाटर पोटेंशियल है। इसका ओपी ज्यादा होगा, इसका ओपी कम होगा। आप बताओ, पानी बी चैम्बर से ए चैम्बर में जा रहा है, तो ए चैम्बर जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन एक का वाटर पोटेंशियल पहले से घट जाएगा, दूसरे का पहले से बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के समय किसका वाटर पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। बोलो भाई, किसका वाटर पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज करेगा। बी का कम हो जाएगा। बी का कम हो जाएगा और ए का बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को सल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, सॉरी, टर्गर प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल भी बोलते हैं। और टर्गर के प्रेशर के बेसिस पे अगर किसी सेल का टर्गर प्रेशर, अगर किसी सेल का टर्गर प्रेशर 0 है तो सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं। आप एक काम करिए, पहले पॉजिटिव कर दीजिए। मान लेते हैं आपके पास एक फुटबॉल है, वो एयर टाइट है, हवा भरा हुआ है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही जो सेल होती है वाटर टाइट होती है, पानी भरा होता है उसमें। तो अगर सेल वाटर टाइट है, उसका टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है, सेल को क्या कहेंगे, टर्जिड। मान लेते हैं उसका टर्गर प्रेशर कम होता है, तो कम होते होते पहले 0 होगा, सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड। 0 होते होते और निगेटिव हो गया, सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड। तो जरा बताओ, टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल और प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसका टर्गर प्रेशर कितना होता है। बोलो भाई, टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर 0 होता है, जीरो। सेल का टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। मान लेते हैं आपके पास एक सेल है, जो सेल का सल्यूट पोटेंशियल -0.233 मेगापास्कल, सेल का प्रेशर पोटेंशियल 0 है,
सेल का वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, साई डब्ल्यू माइनस 0.233 मेगापास्कल। पास्कल। इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर क्या होता है, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सेल वॉल है। सेल है, ये सेल है टर्जिड, फ्लैसिड या प्लाज्मोलाइज्ड, क्या है, बोलो भाई। ये सेल टर्जिड है, फ्लैसिड है, प्लाज्मोलाइज्ड है। एसिड। कैसे पता फ्लैसिड है, प्रेशर पोटेंशियल 0 है। बहुत बढ़िया। तो जरा बताओ, यहाँ सल्यूट पोटेंशियल माइनस 0.233 है, तो इसका ओपी कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.233, क्योंकि हमने आपको बताया था सल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, साइन का डिफरेंस होता है। साई पी 0 है तो टर्गर प्रेशर कितना होगा, 0। ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू डीपीडी। तो ओपी यहाँ पर है 0.233, टीपी 0 है, तो दिस माइनस 0 इज इक्वल टू डीपीडी 0.233। इसका सेल का डीपीडी कितना होगा, 0.233। तो अभी आपने बताया कि ये सेल फ्लैसिड है। तो जो फ्लैसिड सेल होती है उसमें आप देखिए ओपी और डीपीडी क्या होता है, बराबर, क्योंकि टीपी क्या होता है, 0। अरे भैया आपने लिखा ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू डीपीडी, तो टीपी क्या है, 0। फ्लैसिड सेल में टीपी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपीडी। ये पॉइंट लिखिए। आप कहीं पर लिखो फ्लैसिड सेल, लिखिए फॉर फ्लैसिड सेल टीपी इज इक्वल टू 0, तो ओपी इज इक्वल टू डीपीडी। लिखिए फॉर फ्लैसिड सेल टीपी इज इक्वल टू 0, टीपी इज इक्वल टू 0, ओपी इज इक्वल टू डीपीडी। फॉर फ्लैसिड सेल टीपी इज इक्वल टू 0, ओपी इज इक्वल टू डीपीडी। अब देखिए आप फ्लैसिड सेल को पकड़ के 3 एक्सपेरिमेंट करोगे। इसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, इसको आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो एक एक्सपेरिमेंट में कर देता हूं। मान लेते हैं आपके पास फ्लैसिड सेल है, सुनो भाई, जब भी एरो लगाओगे, एरो का टिप किधर जाएगा, ये सेल है, ठीक है। इसको आपने एक सॉल्यूशन में प्लेस किया, और ये एक्सोऑस्मोसिस होने लगी। याद रखना जब आप एरो लगाओगे, एरो का हेड किधर जाता है, हेड जिधर जाएगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट देखिए, ये सेल है, सेल को आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया जिसमें नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 है। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम लगा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी ने जो एरो लगा के रखा है उसने बाहर भी हेड किया है, अंदर भी हेड किया है, ये भी चलेगा।
वैसे ये होना नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम वाला एरो होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तो जितना मूवमेंट अंदर उतना मूवमेंट बाहर, तो ये सोल्यूशन क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपने सेल को ऐसे सोल्यूशन में प्लेस किया, इस सेल है, पानी इसके अंदर जाने लगा, तो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, एरो का हेड जिधर होता है वो सोल्यूशन क्या होता है? हाइपर। इसका मतलब है यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपर है, और एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या है? हाइपर है, हाइपो है? हाइपो। हाइपोटोनिक है। सुनंतु, आज के बाद जब भी आप ऑस्मोसिस का एरो लगाओगे, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन आप डिसाइड करोगे फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ज्यादा से पानी किधर जाएगा? वाटर पोटेंशियल कम की तरफ जाएगा। या फिर आप डीपीडी अगर देखोगे तो डीपीडी के केस में लो डीपीडी से वाटर किधर जाता है? हाई डीपीडी। ओके, तो जिधर टेल आता है वो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है? हाइपो। और जिधर एरो का हेड आता है वो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है? बोलो भाई। हाइपर। हाइपर। यहाँ पर हमने जो 3 सेल पकड़ के किया था, पहले वाला सेल जो हमने आइडियल लिया था, ये सेल क्या थी? ये सेल थी टीपी इज इक्वल टू 0, बोले तो फ्लैसिड। फ्लैसिड। अब हम इधर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाते हैं। एक सेल है जिसका प्रेशर पोटेंशियल 0 है, अगर उसके अंदर आप पानी भरने लगोगे तो किस सिचुएशन में ये होगा? अगर आप उसको कहाँ पुट करोगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पुट करोगे तो उसमें एंडोऑस्मोसिस होगा, और एंडोऑस्मोसिस होगा तो इक्विलिब्रियम पे उसका जो प्रेशर पोटेंशियल है, बोले तो साइपी, वो 0 से बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, आप क्या कहोगे? सेल क्या बन जाएगी? टर्जिड बन जाएगी। तो इफ अ फ्लैसिड सेल transferred into hypotonic solution, then it becomes turgid on equilibrium and its turgor pressure या psi पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट लिखिए if a flaccid cell transferred into hypotonic solution, if a flaccid cell transferred into hypotonic solution, if a flaccid cell transferred into hypotonic solution, then endoosmosis takes place and at equilibrium cell becomes turgid. If a flaccid cell transferred into hypotonic solution, then endoosmosis takes place and at equilibrium cell becomes turgid. बताओ, अगर फ्लैसिड सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर डालोगे तो उसके प्रेशर पोटेंशियल में कोई चेंजेस आएंगे? नो सर। नो सर। तो वो क्या बनी रहेगी? वो फ्लैसिड ही रहेगी। तो ये पॉइंट लिखिए, फ्लैसिड सेल ट्रांसफर्ड इनटू आइसोटोनिक सोल्यूशन, then it remains flaccid. Bracket पे लिखिए, no change in pressure potential. If a flaccid cell transferred into isotonic solution, if a flaccid cell transferred into isotonic solution, then it remains flaccid. Bracket में लिखिए, no change in pressure potential. अब भैया सेल के अंदर प्रेशर वैसे भी निगेटिव है और तुमने उसका पानी बाहर निकाल दिया,
तो सॉरी, सेल के अंदर का प्रेशर पोटेंशियल 0 है और पानी निकाला तो प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप फ्लैसिड सेल को किस में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसका प्रेशर पोटेंशियल या टर्गल प्रेशर क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। यहाँ पर टर्गल प्रेशर या साइपी ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 बना रहेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही आपको नेगेटिव दिखता है, यहाँ पर स्पेस दिखेगा। किसके किसके बीच में स्पेस जनरेट हो जाएगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। लास्ट वाला कंडीशन देखिए, इसको लिख लीजिए। इफ अ फ्लैसिड सेल ट्रांसफर्ड इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, then exoosmosis takes place and at equilibrium cell becomes plasmolized. लिखो भाई, if a flaccid cell transferred into hypertonic solution, flaccid cell transferred into hypertonic solution, if a flaccid cell transferred into hypertonic solution, then exoosmosis takes place. And at equilibrium cell becomes plasmolized. ब्रैकेट में लिखिए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप। प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइपी नेगेटिव हो जाएगा। आप सेल को माइक्रोस्कोप में देखो और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में स्पेस दिखता है तो आप जान लीजिए कि इसके अंदर का प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया है, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्पेस जनरेटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। स्पेस जनरेटेड बिटवीन, तो पानी लेके आ जाओ थोड़ा। स्पेस जनरेटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। समझे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या देखने लगेगा, रखो टेबल पे, स्पेस। सुनंतु, बाहर कौन सा सोल्यूशन भरा हुआ है, हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ इस स्पेस में भर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल कंप्लीटली परमेबल होती है अगर सुबेराइज्ड नहीं है तो हम आपसे पूछते हैं, व्हाट ऑक्यूपाई इन दिस स्पेस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज द एक्सटर्नल सोल्यूशन। बाहर कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक है। लिखिए ये पॉइंट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑक्यूपाई इन द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और जैसे ही आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिखोगे, ब्रैकेट में एक्सटर्नल सोल्यूशन भी लिख दोगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑक्यूपाई इन द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। समझे बच्चों? देखिए, आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट फ्लैसिड सेल को पकड़ के ही करना होगा। आप जो आइडियल सेल लोगे वो फ्लैसिड लोगे जिसका कि टीपी 0 होगा। अब टीपी 0 है, इसको एक एक करके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालो, आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालो। अगर इसको हाइपर में डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी और इसका प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लाज्मोलाइज्ड बन जाएगी। अगर इसको हाइपोटोनिक में डालोगे तो एंडोऑस्मोसिस होगी और ये टर्जिड बन जाएगी और इसका प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आइसोटोनिक में डालोगे तो इसके प्रेशर पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और ये ये फ्लैसिड बनी रहेगी। तो फ्लैसिड सेल टर्जिड हो जाएगी किस केस में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। फ्लैसिड सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
मैं आगे आपको बताऊंगा 0.9% NaCl सोल्यूशन, उसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं, वो आइसोटोनिक होती है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड सेल्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके शेप में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब आप सलाइन देते हो किसी पेशेंट को, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? 0.9% NaCl सोल्यूशन, और उसी में tRNA सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। चलो भाई अगला लिखो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा दें आपको? नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बच्चों ये मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और हमको पूरी फिजियोलॉजी 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर देनी है, जिससे मैं क्लास 12th में एंटर कर जाऊं। समझे नहीं समझे? इसलिए मैं आपको आउटलाइन बताता हुआ चल रहा हूं, और आप बाकी एनसीईआरटी से पूछ लेना, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। देखो भाई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काटोगे रूट का, तो रूट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा का एक्सटेंशन होता है रूट हेयर। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है? एपिब्लेमा का। इसके बाद इंटरकनेक्टेड कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं। 1 मिनट रुकिए बच्चों, ये इंटरकनेक्टेड कॉर्टेक्स सेल्स हैं। ये एक कॉर्टेक्स सेल है, ये दूसरी कॉर्टेक्स सेल है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। ये इंटरकनेक्टेड कॉर्टेक्स सेल्स हैं। कॉर्टेक्स सेल प्लाज्मोडेस्माटा से इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद आपको मिलेगा इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, क्या होता है? एंडोडर्मिस। इसके बाद आपको मिलेगा पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा, फिर वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। तो मान लेते हैं ये वेसल है, और इसके साथ में अगर एंजियोस्पर्म में तो क्या एसोसिएटेड है? वेसल्स आर एसोसिएटेड विद ट्रैकेट्स। और वेसल एज वेल एज ट्रैकेट्स, ये नॉन लिविंग कंडुइट होती हैं। क्या होती हैं बताओ भाई? कंडुइट का मतलब पैसेज, हॉलो ट्यूब। नॉन लिविंग कंडुइट। और ये पूरा का पूरा एपोप्लास्टिक होती हैं, सेल वॉल की बनी होती हैं। तो जो सेल वॉल है उसको एपोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए इसका नेचर क्या होता है? एपोप्लास्टिक होता है। सुनंतु इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। इसको क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। इसके आप बात देखिए, सेल वॉल, ये बाहर क्या है? इसके सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल, सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। ये एपोप्लास्ट है। सेल वॉल प्लस इंटरसेलुलर स्पेस एपोप्लास्ट है। तो ये जो रूट हेयर है ये वाटर मिनरल के कांटेक्ट में होता है। वाटर प्लस मिनरल। कौन सा वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर। कौन सा वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं? बोलो भाई। कैपिलरी वाटर। बहुत टाइप का वाटर होता है, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर। तो कैपिलरी वाटर को ही प्लांट रूट अपटेक करते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपको खंडगिरी से कटक जाना है, या खंडगिरी से आपको भुवनेश्वर में कहीं जाना है, तो दो पाथवे हैं। एक हाईवे, आप देखते हो कि हाईवेज हैं, और एक सबवे होते हैं। तो आप हाईवे में ऊपर मतलब ओवर ब्रिज को अगर आप सिलेक्ट करते हो, या अगर आप सबवे में आते हो, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट आपका फास्ट होगा? ओवर ब्रिज के थ्रू आओगे या सबवे के थ्रू आओगे? बताओ भैया। आप एनएच पे गए होगे तो हाई जो ओवर ब्रिज है और सबवे है,
दो पाथवे हैं। सबवे में जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, रेड लाइट में रुकना पड़ेगा, लेकिन ओवर ब्रिज से जाओगे तो आप रेड लाइट को बाईपास करते हुए निकल जाओगे। तो यहाँ पर भी दो पाथवे हैं। इंटरकनेक्टेड सेल वॉल along with interconnected cell wall collectively form एपोप्लास्ट। क्या बना रहा है ये? एपोप्लास्ट। लिखिए यहाँ पे इंटरकनेक्टेड सेल वॉल, लिखो नॉन लिविंग पाथ कंपोनेंट। और देखो इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म, ये क्या बनाएगा? सिम्प्लास्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पर दो पाथवे हैं, एक को बोलते हैं एपोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं सिम्प्लास्ट। कोई बताएगा एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है? एनी स्टूडेंट? व्हाट इज एपोप्लास्ट, व्हाट इज सिम्प्लास्ट? Apoplast are interconnected cell wall और simplast interconnected cytoplasm. हाँ, इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म विद प्लाज्मोडेस्माटा कर दीजिए। साइटोप्लाज्म किससे इंटरकनेक्टेड होगा? प्लाज्मोडेस्माटा से। कौन सा लिविंग कंपोनेंट है, कौन सा नॉन लिविंग कंपोनेंट है? Simplast living है और Simplast जो living है, vascular एपोप्लास्ट vascular नॉन tract लिविंग। सिम्प्लास्ट के आगे लिखो लिविंग कंपोनेंट, एपोप्लास्ट में लिखो नॉन लिविंग कंपोनेंट। देखो हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। एपिब्लेमा बच्चों, एपिब्लेमा का एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? रूट हेयर। रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा। इंटरकनेक्टेड कॉर्टेक्स सेल्स, ये सारी की सारी सेल क्या है? इंटरकनेक्टेड कॉर्टेक्स है। इनर मोस्ट कॉर्टेक्स को क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। फिर पेरिसाइकल, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंट वॉल दोनों में, रेडियल एज वेल एज टेंजेंट दोनों में कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेराइज्ड लेयर होती है, वाटर इम्परमेबल है। तो कहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है? एंडोडर्मिस में। देखो, मैक्सिमम वाटर enters into cell wall and travels through apoplastic pathway। ज्यादातर पानी किसमें इंटर करता है? सेल वॉल में। और किसके थ्रू ट्रेवल करता है? एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू, क्योंकि एपोप्लास्टिक पाथवे में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट एपोप्लास्टिक पाथवेज कंटिन्यू अप टू द एंडोडर्मिस। एपोप्लास्टिक पाथवे कहां तक कंटिन्यू होगा? एंडोडर्मिस तक कंटिन्यू होगा। एंडोडर्मिस में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इनपरमेबल कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से यहाँ पर जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो डाइवर्जन लेता है और वो कहां पर आ जाता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा पाथवे सिम्प्लास्टिक भी है। वेरी लिटिल वाटर क्रॉस द लिपिड बाइलेयर एंड एंटर्स इनटू सिम्प्लास्ट। ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कर रहा है। वेरी लिटिल वाटर ट्रेवल्स थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड इट इज द अल्टीमेट पाथवे। ये लास्ट तक पहुंचाएगा, लास्ट लिविंग तक जाएगा। अब देखिए हर सेल में, ईच एंड एवरी सेल हैविंग वैक्यूल आल्सो। तो इसके अंदर वैक्यूल है, यहाँ पर वैक्यूल है, इधर वैक्यूल है, इधर वैक्यूल है। कोई बताएगा वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। बच्चों, जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, इट मे बी वैक्यूलर। वेरी लिटिल वाटर क्रॉस द टोनोप्लास्ट, एग्जिट फ्रॉम टोनोप्लास्ट, enters into tonoplast, exit,
इंटर एग्जिट, इंटर एग्जिट, इंटर एग्जिट। बहुत कम पानी ऐसा होता है जो टोनोप्लास्ट को क्रॉस करता है। मैक्सिमम वाटर इसको बाईपास कर जाता है, मैक्सिमम वाटर वैक्यूल को बाईपास करता है। अब आप देखिए सेल के अंदर साइक्लोसिस होती है। साइक्लोसिस इज द रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल। तो यही जो साइक्लोसिस है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को एक्सिलरेट करता है, सपोर्ट करता है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे इज एक्सिलरेटेड बाय साइक्लोसिस। याद रखना साइक्लोसिस एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। भाई ये बताओ, आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर स्टेयर्स से जाते थे, जीने से जाते थे चढ़ के, तो आपकी अपनी एनर्जी खर्च होती थी। लेकिन मूविंग स्टेयर्स जिसको स्केलेटर्स कहते हैं, आप उस पर खड़े हो जाइए, स्केलेटर्स की एनर्जी के थ्रू आप अपलिफ्ट हो जाओगे। तो इन द सेम वे हियर आल्सो साइटोप्लाज्म रोटेट करता है, उसी के साथ वाटर भी रोटेट करेगा, और वो एक एंट्री पॉइंट से रोटेट करते करते दूसरे एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। फिर ये एंट्री पॉइंट है दूसरी सेल का, ये एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। तो साइक्लोसिस इसको क्या करती है? एक्सिलरेट करती है। तो कौन सा पाथवे है जो साइक्लोसिस से एक्सिलरेटेड होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। ओके, Yes, देखिए sir. इसको थोड़ा कॉपी करिए, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए।
हाँ हेलो, यस सर। थोड़ा इसका आईडी बताओ, इसका मेरा रिकॉर्ड वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, बैटरी खत्म हो रहा है, दूसरे से लॉगिन कर लें। 9840 सुपर 30। तुम सब लोग सुपर 30 वाले हो ना? यस सर। 1 2 3 4। Recording in progress. एक मिनट के लिए मैं दूसरे से लॉगिन कर रहा हूँ। देखा भाई? यस सर। तो देखिए यहाँ पे दो पाथवे हैं वाटर मूवमेंट के लिए। पहला है एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे इज द इंटरकनेक्टेड सेल वॉल along with intercellular space. Symplastic pathway is the interconnected cytoplasm with plasmodesmata. बच्चों एपोप्लास्टिक पाथवे ज्यादा कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। सिम्प्लास्टिक पाथवे लेस कॉमन होता है। सिम्प्लास्टिक पाथवे को क्रॉस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। सिम्प्लास्ट में आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। That's why symplastic pathway is also called as transmembrane pathway. अब सिम्प्लास्टिक पाथवे वैक्यूलर नॉन वैक्यूलर हो सकता है, ज्यादातर नॉन वैक्यूलर होता है। नॉन वैक्यूलर सिम्प्लास्टिक पाथवे इज एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोसिस मूवमेंट। एपोप्लास्टिक पाथवे is continue up to the endodermal cell. एंडोडर्मिस में क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, एपोप्लास्टिक पाथवे कन्वर्टेड इनटू सिम्प्लास्ट। तो आप बताइए अल्टीमेट पाथवे कौन है? विच वन इज अल्टीमेट पाथवे? Simplast. अरे गलत बोल रहे हो, सिम्प्लास्ट है। सिम्प्लास्ट इज द अल्टीमेट पाथवे। मोस्ट कॉमन पाथवे कौन है? एपोप्लास्ट है। एपोप्लास्ट इज द मोस्ट कॉमन पाथवे। देखो बच्चों, अल्टीमेट का मतलब जो लास्ट तक जाता है। आप बताइए एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ पे मर्ज हो गया सिम्प्लास्ट में? एंडोडर्मिस। हाँ, एंडोडर्मिस में मर्ज हो जाता है। देखिए एंडोडर्मिस के बाद वाटर फिर से फ्री हो जाता है, या तो ये एपोप्लास्ट में मूव कर सकता है या फिर सिम्प्लास्ट में। लेकिन हम इसलिए एपोप्लास्टिक पाथवे को ज्यादा वेटेज देते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है। कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है? रूट हेयर से और एंडोडर्मिस तक। अब एंडोडर्मिस से वेसल का फासला बहुत कम है, एक ही 2 सेल का होता है, इसलिए मेजर पाथवे किसको कंसिडर करते हैं? एपोप्लास्ट को। अब देखो, एक बार जब ये वेसल्स और किसमें ट्रैकिट्स में वाटर इंटर कर जाता है, उसके बाद इसका वर्टिकल कंडक्शन होता है, यानी ये रूट से किधर जाएगा? शूट में जाएगा, यानी ये अपलिफ्ट हो जाता है। यही जो वर्टिकल कंडक्शन है ये किसके अंडर में होता है? ये प्रेशर पोटेंशियल के अंडर में हो सकता है। अब ये प्रेशर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो उसको रूट प्रेशर कहते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। एंड दिस वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर अंडर प्रेशर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। इसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ये ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एसेंट ऑफ सैप को ही दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो आप एक हेडिंग डालिए एसेंट ऑफ सैप।
बच्चों इसको इरेज कर रहे हैं, ये समझे या नहीं समझे? वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगा? प्रेशर पोटेंशियल के डिफरेंस पे होगा। सुनो, Yes, sir. देखो भाई, ये वेसल्स ट्रैकिट्स हैं, ये नॉन लिविंग कंडुइट हैं, और वेसल ट्रैकिट्स एसोसिएटेड लिविंग सेल के साथ में। ये जाइलम पेरेन्काइमा इमीडिएट लिविंग सेल होती है। जाइलम पेरेन्काइमा के बाद में पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, और फिर रूट हेयर। ये सारी लिविंग सेल हैं, लिविंग सेल है। देखिए, सबसे पहले जो लिविंग सेल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। मान लेते हैं ये मिनरल है, ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। एटीपी किस में हाइड्रोलाइज होगा? एडीपी में। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर मिनरल का कंसंट्रेशन अंदर हाई हो जाएगा, बाहर लो हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इधर क्या हो जाएगा? अगर इधर मिनरल कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम। और यहाँ मिनरल पोटेंशियल, यहाँ पर मिनरल कंसंट्रेशन लो है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ मिनरल कंसंट्रेशन लो है तो साई डब्ल्यू क्या होगा? ज्यादा हाई। होगा। तो जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करोगे मिनरल का तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा, तो पानी भी इंटर करेगा, लेकिन ये पानी कैसे आएगा? ऑस्मोसिस से। मिनरल कैसे जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो जैसे जैसे मिनरल आएगा वैसे वैसे वाटर आएगा, तो इसके अंदर वाटर का असेंडिंग मूवमेंट होता चला जाएगा। ये वाटर रूट से किधर अपलिफ्ट हो जाएगा? शूट की तरफ। तो भैया रूट प्रेशर कैसे वर्क करता है? सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल का, और जब मिनरल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा। तो वाटर किसके थ्रू आएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। और ये वाटर कॉलम वेसल ट्रैकिट्स में इंक्रीज करता चला जाएगा, और ये रूट से कहाँ अपलिफ्ट हो जाएगा? शूट में अपलिफ्ट हो जाएगा। इन दिस वे रूट प्रेशर वर्क्स। तो रूट प्रेशर एटीपी डिपेंडेंट प्रेशर होता है। एटीपी किस में रिक्वायर्ड है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। ये स्मॉल हर्बेशियस प्लांट पे होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अगर आप इसमें रूट बहुत एसेंशियल होती हैं, क्योंकि रूट खुद मिनरल को एक्टिवली अपटेक करती है। दूसरी तरफ होता है ट्रांसपिरेशन पुल। बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल शूट जनरेट करता है। मान लेते हैं ये एक लीफ है, लीफ में स्टोमेटा है, और ये लीफ किससे कनेक्टेड? ये पूरा कैनोपी है, बहुत सारी लीफ होंगी। देखिए, जो लीफ का जाइलम है ये स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड है, और स्टेम का जाइलम किससे कनेक्टेड है? रूट के जाइलम से कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये सोलर एनर्जी है, सनलाइट है। अगर सनलाइट होगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आपको याद रखना है, सन इज द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अंतरिक्षीय जो ऊर्जा होती है अंतरिक्ष से आती है, कॉस्मोस से, वो सन होती है। और सन दोनों का सोर्स होता है, लाइट का भी सोर्स है और टेम्परेचर का भी सोर्स है। तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल एनर्जाइज्ड होके इवापोरेट होंगे, एंड इवापोरेशन थ्रू स्टोमेटा क्या कहलाएगा? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होने से कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रेशर है। जनरेट कहां से होता है? रूट से जनरेट होता है, शूट से जनरेट होता है? Shoots. शूट से जनरेट होता है। जबकि रूट प्रेशर कहां से जनरेट हो रहा था? रूट से। ट्रांसपिरेशन पुल कहां से जनरेट होगा? शूट से। अब बच्चों, ये
ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये इतना स्ट्रांग है कि ये वाटर मिनरल को रूट से अपलिफ्ट करता हुआ कहाँ खींच देगा? शूट में। शूट में मान लेते हैं ये ट्रैकिड्स हैं, इधर से मिनरल अनलोड हो जाएगा और ये जो मिनरल है ये लिविंग सेल्स या तो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपटेक कर लेंगे, लेकिन जो वाटर है ये इवापोरेट हो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो मिनरल तो कंज्यूम हो जाता है, वाटर ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम के फॉर्म में एग्जिट कर जाता है। बच्चों यही दो हाइपोथेसिस हैं, पहली वाली रूट प्रेशर है, दूसरी वाली ट्रांसपिरेशन पुल है। फर्स्ट applicable for small herbaceous plant, root pressure present in small herbaceous plant, जबकि ट्रांसपिरेशन पुल प्रेजेंट इन ट्री स्पीशीज। 100 मीटर हाइट का जो ट्री है, सिकोया है, यूकेलिप्टस है, इन सब टॉल ट्री में कौन सा प्रेशर एप्लीकेबल है? ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर जनरेटेड बाय रूट इटसेल्फ, ट्रांसपिरेशन पुल इज द नेगेटिव प्रेशर जनरेटेड बाय शूट। रूट प्रेशर में एटीपी का जरूरत होता है, ट्रांसपिरेशन पुल में सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है। रूट प्रेशर में वर्क डन बाय द सिस्टम है, रूट खुद मिनरल को अपटेक करती हैं एक्टिवली, जबकि ट्रांसपिरेशन पुल में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सोलर एनर्जी कैनोपी पे वर्क करती है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इसके बाद यहाँ रूट एसेंशियल है, यहाँ पे शूट एसेंशियल है। ओके, ये समझे नहीं समझे भाई? देखो किसी का प्रॉब्लम हो तो पूछो। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल में डिफरेंसेस। रूट प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो या तो नाइट में मेजर करते हैं या अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन का इफेक्ट नहीं आता, समझे? तो ट्रांसपिरेशन वाला इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ये कहीं पर लिख लीजिए। रूट प्रेशर को नाइट या अर्ली मॉर्निंग में मेजर करो। तो कोई बोलेगा भाई रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल के बीच में डिफरेंस? यस सर, रूट प्रेशर में सर एटीपी का यूज होता है, पर ट्रांसपिरेशन पुल में एटीपी का यूज नहीं होता। रूट प्रेशर रूट की वजह से होता है और ट्रांसपिरेशन पुल होता है शूट की वजह से। और हाँ पहले अच्छा हम पूछते हैं, बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम किसमें है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किसमें है? बाय द सिस्टम रूट प्रेशर में, सिस्टम बहुत बढ़िया। बाय द सिस्टम, बाय द गलत, बाय द क्या बोले थे? बाय द सिस्टम जो है रूट प्रेशर है, ऑन द सिस्टम। अच्छा ये बताओ ट्रांसपिरेशन पुल में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। सनलाइट है, बहुत बढ़िया। ट्रांसपिरेशन पुल में सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ? एब्जॉर्प्शन बाय द रूट है, कहाँ एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट है? रूट प्रेशर में बाय द रूट होगा क्योंकि रूट खुद वर्क करती हैं, और ट्रांसपिरेशन पुल में थ्रू द रूट होगा क्योंकि रूट कांटेक्ट में वाटर मिनरल के, इसलिए थ्रू द रूट है, बाय द रूट नहीं है। बाय द रूट तब लगाते हैं जब रूट खुद वर्क करती है। ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल पढ़ा दें। यस। अच्छा ये बताओ अगर हम एटीपी इनहिबिटर डाल देंगे तो कौन सा प्रेशर अफेक्टेड होगा एटीपी इनहिबिटर से? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये बताओ अभी आप अपने मम्मी पापा से पैसा ले रहे हो या उनको दे रहे हो? ले रहे हैं। ले रहे हो। भाई एक बंदा है, उसको पॉकेट मनी 100 रुपए मिलती है, ठीक? उसके पेरेंट बोलते हैं लो भैया पर डे 100 रुपए ले लो, एंजॉय करो।
अब वो 100 रुपए में 50 रुपए मोबाइल रिचार्ज कर देता है, ठीक। बचे 50 रुपए, उसमें 60 रुपए का जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देता है, पिज्जा। आप बोलोगे यार 50 रुपए है, 60 रुपए जो जोमेटो में ऑर्डर कर दिया, इसका मतलब है उसका नेगेटिव बैलेंस है कितना, -10। वो पड़ोस वाले रूम में गया, भैया 10 रुपए उधार दे दो मुझे, मेरा खाना आ रहा है, 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, हम तुमको बाद में दे देंगे। जबकि दूसरा बच्चा 150 रुपए पॉकेट मनी पाता है, वो 50 रुपए का रिचार्ज भी करता है, 60 रुपए का जोमेटो का ऑर्डर भी करता है, कितना हो गया 110 रुपए, और अभी उसका बैलेंस पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है 40 रुपए बच रहे हैं। 40 रुपए प्लस में है। तो जो 40 रुपए पॉजिटिव बैलेंस में है यही तो देगा क्रेडिट, या जो खुद भिखारी है, जो खुद नेगेटिव बैलेंस पे, वो थोड़ा देगा। इसका मतलब है जिसका बैलेंस पॉजिटिव है वो क्या होता है, सोर्स, और जो हमेशा नेगेटिव में रहता है वो क्या रहता है, सिंक। तो प्लांट में भी ऐसे दो रीजन होते हैं, ऐसे रीजन जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है, जिसमें सेल डिवीजन बहुत एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो जहाँ पे मेरिस्टेम है, लीफ प्राइमोर्डिया है, डेवलपिंग लीफ है, यहाँ सब हमेशा नेगेटिव बैलेंस रहता है, ये हमेशा मांगते रहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सिंक होते हैं। और जो मैच्योर लीफ होती है, जब आप बेस की तरफ जाओगे, एक्रोपिटल ऑर्डर होता है ना लीफ का, तो Yes, बेस sir. पर आपको मैच्योर लीफ मिलती है, और मैच्योर लीफ यही मेन सोर्स होती है। तो मैच्योर लीफ सोर्स हैं, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम, लीफ प्राइमोर्डिया, यंग लीफ, डेवलपिंग लीफ, ये सारा रीजन क्या है, सोर्स है, सिंक है, Sink. सिंक है, मैच्योर लीफ सोर्स है। अब देखो हम रूट की बात करेंगे, मेरा ये नीचे नहीं जाएगा, चलो अच्छा ऐसे कर देते हैं, मोबाइल टूट ना जाए कहीं। देखिए रूट हमेशा सिंक होती हैं, रूट क्या होती हैं, सिंक होती हैं। अब स्टोरेज ऑर्गन, चलिए ऊपर दिखा देते हैं, आप रूट में ही बनाना। मान लेते हैं ये अंडरग्राउंड पोटैटो बन रहा है, ये पोटैटो का ट्यूबराइजेशन चल रहा है। तो जब पोटैटो का फॉर्मेशन होता है उस समय यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आता है, और वो स्टार्च में कन्वर्ट होके स्टोर हो जा रहा है। तो जब पोटैटो बनता है उस टाइम में ये सोर्स होता है, सिंक होता है, Sink. सिंक होता है। अब ये पोटैटो जर्मिनेट कर रहा है तो इसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, पोटैटो की आंखें एक्सिलरी बड होती हैं। उस समय इसमें जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, ग्लूकोज में, और इन जर्मलिंग को सप्लाई होता है। तो जर्मिनेटिंग पोटैटो क्या होता है, सोर्स या सिंक, Source. सोर्स हो जाता है। तो बच्चों आप कहीं पर लिख लेना, सोर्स और सिंक। जितने भी यंग प्लांट पार्ट या डेवलपिंग प्लांट पार्ट होते हैं वो सब सिंक होते हैं। लिखिए यंग ऑब्लिक डेवलपिंग प्लांट पार्ट, उसके आगे डैश करके लिखो सिंक। यंग और डेवलपिंग प्लांट पार्ट, उसमें लिखो सिंक। यंग और डेवलपिंग प्लांट पार्ट, उसमें लिखो सिंक। फिर लिखो मैच्योर और फुल्ली डेवलप्ड प्लांट पार्ट, उसके आगे लिखो सोर्स। मैच्योर और फुल्ली डेवलप्ड प्लांट पार्ट, उसमें लिखिए सोर्स। स्टोरेज ऑर्गन में भी सोर्स और सिंक बोथ डिपेंडिंग अपॉन सीजन। स्टोरेज ऑर्गन सोर्स सिंक दोनों हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है ये, सीजन पे। बच्चों जब स्टोरेज ऑर्गन डेवलप होते हैं उस समय ये क्या होते हैं, सिंक। जब स्टोरेज ऑर्गन जर्मिनेट करते हैं उस समय वो क्या होते हैं, सोर्स। फिर आप नई लाइन से लिखिए, ट्रांसलोकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ट्रांसलोकेशन हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। अब देखिए प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। भाई ये सोर्स सिंक समझ गए या बताना पड़ेगा, समझ गए। समझ गए सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
सुनो भाई, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जाइलम वेसल है। ये जाइलम वेसल है। जाइलम वेसल। और ये ट्रैकीड है। एक मिनट। अच्छा, ये सीफ ट्यूब है, SIEVE, सीफ ट्यूब। सीफ ट्यूब किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का कंपोनेंट है। और ये वेसल्स एंड ट्रैकीड्स हैं। वेसल एंड ट्रैकीड, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। देखो, सबसे पहले हम वेसल वाला कंपोनेंट दिखा देते हैं। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है और ये लीफ है। लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में एग्जिट कर रहा है, यानी ट्रांसपिरेशन चल रहा है। और ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा। ट्रांसपिरेशन पुल कैसा प्रेशर है? नेगेटिव प्रेशर है। ये प्रेशर शूट से जनरेट होगा, रूट पे जाएगा और रूट से वाटर मिनरल यूनिडायरेक्शनली, यानी रूट से किधर? शूट की तरफ ट्रांसलोकेट हो जाएंगे। अब देखिए दूसरी तरफ, मान लेते हैं ये मैच्योर लीफ है। मैच्योर लीफ सोर्स है और इधर रूट है। रूट को हमने मान लिया सिंक। रूट क्या है? सिंक। मैच्योर लीफ क्या है? सोर्स है। बच्चों, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, वो कोई नया कंपाउंड बना सकती है रास्ते में। इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही ट्रांसपोर्ट होती है एंड द मोस्ट कॉमन शुगर इज सुक्रोज। मान लेते हैं ये सोर्स साइट है, यहाँ पे सुक्रोज का एक्टिव लोडिंग होता है। ये सुक्रोज यहाँ बनती है मीजोफिल सेल में। अभी ये वेसल्स और ट्रैकीड्स में इंटर करती है एक्टिवली। एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी एडीपी। तो एक्टिव एंट्री ऑफ सुक्रोज इनटू वेसल एंड ट्रैकीड्स, इट इज कॉल्ड एज फ्लोएम लोडिंग। इसी को फ्लोएम लोडिंग कहते हैं। सुनंतु, यहाँ पर सुक्रोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो एक्टिव एंट्री हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पर अगर सुक्रोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पास में जाइलम वेसल है, इधर वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू ज्यादा होता है। तो एक तरफ से सुक्रोज एक्टिवली इंटर करती है, दूसरी तरफ से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर करेगा फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल। ये वाटर की एंट्री हो रही है। तो अगर किसी सेल के अंदर वाटर इंटर करता है तो धीमे धीमे वो टर्जिड होने लगती है, तो इसके अंदर टर्गर प्रेशर टीपी इंक्रीज करने लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ हाई टर्गर प्रेशर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन टेक्स प्लेस। ये सुक्रोज सोल्यूशन नीचे भी जाएगा, सुक्रोज सोल्यूशन ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसका ग्रोथ कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। ऊपर इसको सिंक मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग फ्रूट, नीचे इसको सिंक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रूट। नीचे हमने सिंक क्या बना के रखा है? रूट। तो सिंक दोनों तरफ हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मान लेते हैं रूट सिंक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब यहाँ पर एक्टिव एग्जिट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज एक्टिवली बाहर निकल जाती है, एटीपी डिपेंडेंट एग्जिट होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा था, हाई था, ये भी क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा। आप सोचो
अगर यहाँ पर निकल गई सुक्रोज, अनलोडिंग सीव ट्यूब से एग्जिट कर जाना अनलोडिंग है और सीव ट्यूब में इंटर कर जाना लोडिंग है। तो अगर निकल गया तो कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो, तो वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू बढ़ जाएगा। पास वाले में वाटर पोटेंशियल कम है तो पानी भी एग्जिट कर जाएगा। तो एक तरफ आपने सुक्रोज निकाल दिया तो दूसरी तरफ पानी निकल गया। और अगर आप किसी सेल से वाटर एग्जिट कर दोगे तो वहां पर टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है टर्गर प्रेशर जनरेट कहाँ किया, सोर्स पे, एंडोऑस्मोसिस की वजह से, और टर्गर प्रेशर रिलीज कहाँ हो गया, सिंक पे, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। सो इफ यू कंसीडर source to sink transport, then it is under the influence of turgor pressure. हाई टर्गर प्रेशर से किधर जा रहा है, लो टर्गर प्रेशर की तरफ। इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो कहते हैं। इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, प्रेशर फ्लो। याद रखना, सोर्स साइड पे फ्लोएम लोडिंग होती है, यानी सुक्रोज एक्टिवली सीव ट्यूब में इंटर करती है। सिंक साइड पे फ्लोएम अनलोडिंग होती है, यानी सुक्रोज एक्टिवली सीव ट्यूब से एग्जिट करती है। लोडिंग अनलोडिंग दोनों एक्टिव होती हैं, लोडिंग भी एक्टिव, अनलोडिंग भी एक्टिव। तो यहाँ पर जब लोडिंग हुई तो पानी भी इंटर किया तो टर्गर प्रेशर बना। यहाँ पर जब अनलोडिंग हुई तो पानी भी एग्जिट कर गया तो टर्गर प्रेशर रिलीज हो गया। So this transport takes place from region of high turgor pressure towards region of low turgor pressure, यानी सीधा ये साइपी के कंट्रोल में है, प्रेशर पोटेंशियल के कंट्रोल में है, इसलिए इसको प्रेशर फ्लो कहते हैं। यही एक हाइपोथेसिस है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए। कौन सी हाइपोथेसिस, इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। और यहाँ पर बल्क फ्लो होता है सुक्रोज सोल्यूशन का, ठीक है, इसलिए इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो हम लिटरली बोल दें कि भाई मेन टॉपिक्स हो गए आपका पहला चैप्टर का, बोलो भाई। Yes, sir. तो अगले क्लास में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पे पढ़ें, मिनरल न्यूट्रिशन पे जाएं। Yes, sir. ठीक है, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.